आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफ केस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया था और इस स्टेटमेंट ऑफ केस के हिसाब से भारतीय वायुसेना 114 रफाल फाइटर जेट्स को अक्वायर करना चाहती थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट ऑफ केस भारतीय वायुसेना को वापस भेज दिया है और कहा गया है कि ये स्टेटमेंट ऑफ केस कंप्लीट नहीं है। ये तो हुई मेन न्यूज जिसको अब कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जब न्यूज निकल कर आती है तो उसके बाद में सोर्सेज की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है और जरूरी नहीं होता है कि सोर्सेज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पूरी तरीके से सच। आमतौर पर जब भी हम लोग भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो लोग चीजों को तेजस के साथ में जोड़कर क्लटर कर देते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज पहले ही क्लियर कर दी गई है कि तेजस के सभी वेरिएंट्स, चाहे तेजस मार्क 1 हो, मार्क 1A हो या मार्क 2B हो, ये सभी के सभी एयरक्राफ्ट LCA हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जिस रिक्वायरमेंट के लिए रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना अक्वायर करना चाहती है वो मीडियम कैटेगरी की रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी MMRCA के साथ में। कहने के लिए तो ये रिक्वायरमेंट और भी पहले शुरू हुई थी, लेकिन हम लोगों को हमेशा बात करनी चाहिए कि फंड्स कब अलोकेट किए गए थे। MMRCA के लिए फंड्स साल 2008 में अलोकेट किए गए थे। ये टोटल वैल्यू थी 55,000 करोड़ और उस समय के कन्वर्जन रेट के हिसाब से लगभग 14 बिलियन US डॉलर्स। ये नंबर इंपॉर्टेंट है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया का एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तब तक CCS का अप्रूवल नहीं आया था। हिस्टोरिकली फॉरेन OEMs की तरफ से एक स्पेसिफिक तरीके का मॉडल भारत में फॉलो किया जाता रहा है और इनिशियली जब उनकी तरफ से कोड सबमिट किया जाता है तो उसमें बहुत कम प्राइसिंग कोड की जाती है। इस इनिशियल कोड के बेसिस पर जब डील साइन हो जाती है तो इवेंचुअली फॉरेन OEMs की प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आती हैं। इन प्रॉब्लम्स के चलते डील फिर अटकती है, लेकिन क्योंकि फोर्सेस काफी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कमिट कर चुकी होती हैं, इस वजह से रीनेगोशिएशन प्रोसेस शुरू होता है और हाईएस्ट लेवल पर वो डिस्कशन जाती है जहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ये सब छोटी चीजें हैं बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स को देखते हुए। MMRCA के दौरान हम लोगों को बताया गया था कि दासो एविएशन की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि HAL अगर भारत में रफाल फाइटर जेट बनाता है तो उनके मैन आवर्स ज्यादा हैं और इस मैन आवर्स के ज्यादा होने के चलते रफाल फाइटर जेट की कीमत दुगनी हो जाएगी। अगर हम लोग फेस वैल्यू पर इस न्यूज को एक्सेप्ट करें और मान लें कि HAL एक सरकारी कंपनी है जिसके काम करने के तरीके में ज्यादा मैन आवर्स लगते हैं, ऐसे में अगर आप साल 2008 के प्रपोजल और साल 2014 की डील को कंपेयर करेंगे तो आपको एक बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। इस मोमेंट पे ये चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत ज्यादा चार्ज्ड है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि साल 2008 का प्रपोजल था और साल 2014 में डील साइन हुई थी। प्रपोजल और डील में बहुत ज्यादा अंतर है और एग्जैक्टली वही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2008 के प्रपोजल के हिसाब से 36 जेट्स की कीमत 4 बिलियन US डॉलर्स होने चाहिए थे। वैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि साल 2008 से लेकर साल 2014 में इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, लेकिन अगर आप डॉलर को देखें तो साल 2008 का डॉलर 43 रुपीस का था और साल 2014 में वो बढ़कर 61 रुपीस तक पहुंच चुका था। ये चीज साफ इंडिकेट करती है कि साल 2008 का प्रपोजल फीजिबल था ही नहीं। मेकर्स की तरफ से इनिशियली प्रपोजल दिया गया था जिसमें बाद में नेचुरली कॉस्ट ओवररन आती। हिस्टोरिकली भारत ने ये चीज INS विक्रमादित्य में देखी है, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की डील में देखी है, ऑलमोस्ट सभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में ये चीज होती आई है। अब अगर इन 114 रफाल फाइटर जेट्स की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टेटमेंट ऑफ केस वापस इस वजह से भेजा गया है ताकि भारतीय वायुसेना दासो एविएशन के साथ में पूरी एक्सटेंसिव डिस्कशन करे और हर चीज को कवर करे। लेटेस्ट डील अगर उठाई जाए तो भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट 8.8 बिलियन डॉलर के पड़ रहे हैं। हालांकि नेवल फाइटर जेट कंपैरेटिवली कॉस्टलियर होते हैं, लेकिन ये 114 फाइटर जेट भारत में बनाए जाने हैं और फैसिलिटी की कॉस्ट भी इंक्लूड की जाएगी। ऐसे में प्रैक्टिकली 114 फाइटर जेट 38 बिलियन US डॉलर के आसपास पड़ने वाले। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो नंबर कोट किया गया है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है और मोस्ट लाइकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती है कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर चीजों को एक्सटेंसिवली नेगोशिएट करे और डील में आगे चल के कॉस्ट ओवररन के लूपहोल्स ना छोड़े जाएं। उसके बाद छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत चाहेगा कि रफाल फाइटर जेट के ऊपर भारत का बेहतर कंट्रोल हो और जो इंडियन पार्टनर इन एयरक्राफ्ट को भारत में बना रहा है उसके पास में वो क्षमता हो कि इनके ऊपर जिस तरीके के हथियार चाहे उस तरीके के हथियार इंटीग्रेट कर सके। भारत की 2 दशक पुरानी Su-30 MKI की डील के साथ में भारत एग्जैक्टली इस तरीके की क्षमता रखता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाई अवे कंडीशन में आने वाले एयरक्राफ्ट। अगर भारत 114 फाइटर जेट्स एक्वायर करना चाहता है तो कोशिश की जाएगी कि 114 में से ज्यादातर फाइटर जेट भारत में बनाए जाए। वहीं दासो एविएशन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कम से कम टेक्नोलॉजी भारत में आए और ज्यादा से ज्यादा भारत फ्लाई अवे कंडीशंस में एयरक्राफ्ट खरीदे ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सके।
इस MRFA डील के साथ में भारतीय वायुसेना का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमेशा से चाहती है कि भारत में एक HAL जैसी कंपनी बने प्राइवेट सेक्टर में, और ये रफाल डील उनका Su-30 MKI स्टाइल का एक डील हो ताकि उनके पास में वो क्षमता डेवलप हो सके जिससे आगे चलकर वो इंडिजिनस प्रोग्राम परस्यू कर सके। वहीं अगर भारतीय वायुसेना की परेशानी की बात की जाए तो उनकी परेशानी है घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। ऐसे में उनका मानना है कि एयरक्राफ्ट चाहे जितना भी कॉस्टलियर हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। एग्जैक्टली इसी डिस्कनेक्ट के चलते ये स्टेटमेंट ऑफ केस वापस भेजा गया। होप यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।